केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी में मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा का पूरा है प्रावधान। कांग्रेस भ्रम फैलाकर देश को कर रही गुमराह। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आज से होगी शुरू। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल उद्योग जगत के प्रमुखों को निवेश के लिए करेगा आमंत्रित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज होगा नामांकन। दुमका में 2 फरवरी को मनाया जाएगा झामुमो का 47वां स्थापना दिवस। और रांची पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 12 बच्चे बरामद। गुमला में 4 गांजा तस्कर पकड़ाए। 132 किलोग्राम गांजा बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्र कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत जी राम जी योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री चौहान ने कहा कि एआई जनित झूठ फैलाकर कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। आइडियोलॉजी गरीब कल्याण, तो गरीबों से तो कांग्रेस का वास्ता बचा नहीं। 1971 में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापूजी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, यह तो मैं प्रमाणित करूंगा। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है, देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों से आज मुलाकात कर राज्य में निवेश के लिए आमंत्रण देगा। फोरम में कल झारखंड पवेलियन का उद्घाटन होगा, जहां राज्य की निवेश संभावनाओं, नीतिगत सुधारों और दीर्घकालिक विकास योजना को प्रदर्शित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि और 64 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस सम्मेलन में एआई दुनिया को किस प्रकार से बदल रहा है जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भारत की ओर से 100 से अधिक सीईओज और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सम्मेलन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में जो व्यवसाय की संभावनाएं हैं उसके प्रदर्शन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं सम्मेलन में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना राज्यों की सरकारों के जो पवेलियंस है वो मौजूद हैं। इसीलिए PPP की अगर बात की जाए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, किस तरह से नए आयाम लेती हुई नजर आएगी दावोस में, ये देखना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दोपहर के समय दाखिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जहां आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाना है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक सीट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके लिए प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल किए जाएंगे। वहीं बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों की जो सदस्यों की सूची है उसे जारी कर चुकी है,
जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5,700 से अधिक नाम शामिल किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का ही नामांकन होना है। नामांकन जो है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। पूरी इस चुनाव प्रक्रिया में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ये पूरी चुनाव प्रक्रिया होनी है। तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 47वां स्थापना दिवस 2 फरवरी को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर पार्टी की कल दुमका में बैठक हुई। में झामुमो 2 फरवरी को 47वां स्थापना दिवस मनाएगा। गांधी मैदान में समारोह के दौरान विशाल जनसभा और रैली होगी। इसमें बड़ी संख्या में नेता, मंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। तैयारियों को लेकर विधायक बसंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। हम 2 फरवरी को हमारे लोगों को अपने गांव, अपने कस्बे, अपने टोला से आमंत्रण देने का काम करेंगे, उनके बीच अपने विचारों को रखने का काम करेंगे और उनको हम न्योता देंगे कि 2 फरवरी को दुमका आए। ये पहला अवसर होगा जब झामुमो के स्थापना दिवस पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं होंगे। स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा और दशा तय करती है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि पार्टी का 47वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा। जैसा हम सभी जानते हैं, आज हमारे बीच हमारे अभिभावक नहीं हैं, उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच को ये सरकार और हम सभी पूरा करने का प्रयास करें। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि इस बार का स्थापना दिवस खास होगा। काफी संख्या में लोग गांधी मैदान में पहुंचेंगे और कई मुद्दों पर मंथन होगा। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारा उत्सुकता है और उसको जानने के लिए लोगों में काफी जिज्ञासा है और इसीलिए इस बार लोग बहुत बड़े पैमाने पर आएंगे और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। झामुमो के स्थापना दिवस के दौरान पार्टी की मजबूती पर जोर होगा, साथ ही कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। भारत सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की ओर से आज रांची में 1 दिवसीय जेम एक्सीलेंस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक खरीद बिक्री को अधिक पारदर्शी, दक्ष और प्रभावी बनाना तथा खरीदारों और विक्रेताओं को जेम की नई डिजिटल सुविधाओं की जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल, जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और झारखंड सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठकों की वजह से देश में विकास की लंबी विकास खींची जा रही है। इन समीक्षात्मक बैठकों से हैदराबाद मेट्रो को भी गति मिली, जो आज हकीकत है। तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो की परिकल्पना एक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली के रूप में की गई थी। वर्ष 2012 में शुरू हुई ये परियोजना L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की गई। करीब 18,975 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेट्रो आज 3 प्रमुख कॉरिडोर को जोड़ती है। इसमें पहला है मियापुर से एलबी नगर, दूसरा JBS परेड ग्राउंड से फलकनुमा तक और तीसरा नागोल से रायदुर्ग तक। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, बिजली टैरिफ, वित्तीय और नियामकीय अड़चनों जैसी कई चुनौतियां सामने आई। इन मुद्दों की समीक्षा 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक में की गई। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ
और प्रशासनिक व संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। जो ओल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट फेज का है, कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट है, मगर वो नहीं कर पा सकते। बाद में जब सरकार ने आगे आए, हम ये प्रोजेक्ट को लैंड एक्वायर करने के लिए जब मेट्रो एमडी ने हमको रिक्वेशन दिया, हम ओल्ड सिटी को, जो भी हैदराबाद का ओरिजिनल सिटी है, वो ओरिजिनल सिटी को हम वहाँ मेट्रो लाइन लाने के लिए वो नोटिफिकेशन दे के उधर गए हम। प्रगति मंच के तहत विशेष रूप से बिजली टैरिफ से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। तेलंगाना सरकार ने संबंधित विद्युत विभागों और नियामक संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय किया, जिससे मेट्रो संचालन के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ टैरिफ ढांचा तैयार हो सका। इन प्रयासों से मेट्रो के कमीशनिंग और संचालन में आने वाली बड़ी रुकावटें दूर हुई। मैं ऐसे जनरली ज़्यादातर मेट्रो यूज़ करती हूँ। मेट्रो के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। मेट्रो होना कितना सुविधाजनक है हमारे लिए। कहीं भी जाने के लिए आप इमीडिएट पहुँच सकते हो और ट्रैफिक से भी बच सकते हो। आज हैदराबाद मेट्रो ने न केवल यात्रा समय को कम किया है, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण नियंत्रण में भी अहम योगदान दिया है। मेट्रो के माध्यम से हर साल लगभग 184 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हो रही है और करीब 424 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है। परियोजना के तहत 9.35 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित की गई है और सभी 57 स्टेशन IGBC प्रमाणित हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद मेट्रो शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रगति मंच की सफलता का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। ये परियोजना आने वाले वर्षों में हैदराबाद के विकास को और गति देगी। कभी जिन सपनों को हालातों की कमी दबा देती थी, आज वही सपने आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुके हैं। हजारीबाग की आसिया परवीन की जिंदगी में ये बदलाव संभव हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, जिसने उन्हें न सिर्फ कारोबार शुरू करने का अवसर दिया, बल्कि पूरे परिवार को सम्मान के साथ जीने की नई राह भी दिखाई। हजारीबाग जिले की आसिया परवीन आज आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिले 3 लाख रुपए के लोन ने उनके छोटे कारोबार को नई उड़ान और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए बिना जमानत ऋण का बड़ा सहारा बनकर उभरी है। आज आसिया परवीन अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कारोबार संभाल रही हैं। बहुत फर्क हो गया है सर। पहले और अब में बच्चे लोग का थोड़ा सा मिला है, तो बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, स्कूल में भी, घर में भी, पहनने ओढ़ने का भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और खान पियन में भी चेंज हुआ है। और हस्बैंड का भी थोड़ा सा दिक्कत होता था, घर पे ही बोलते थे मेरे दुकान पे ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हमेशा बोलते थे। तो यही लोन लिए हैं तो दुकान पे सामान बढ़ाए हैं। मुद्रा लोन से पहले आसिया परवीन और उनके परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी कठिन था, लेकिन नोजल पंप का छोटा उद्योग स्थापित कर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव किया। इसका असर उनके रहन सहन और बच्चों की शिक्षा में साफ दिखाई देने लगा। इस योजना से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। कमाई में जो है 5 से 10 हज़ार के करीब था और अभी जो है मेरा 25 से 30 के चला गया है। हम देखें इनका बिजनेस बढ़ा रही थोड़ा तो बोले कि इससे हम बड़ा बिजनेस करेंगे, इसमें बढ़ाएंगे। और तो उसके बाद हम 3 लाख रुपए इनको दिए हैं। बिन अच्छा से चला रही है, दुकान भी अच्छा की है। वर्ष 2015 से अब तक मुद्रा योजना के तहत 33.65 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 40% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर पेश करता है। मुद्रा योजना की बदौलत ये परिवार अब आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और खुशहाली के साथ बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हजारीबाग से नितेश की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गिरोह के पास से चोरी हुए 12 बच्चों को बरामद किया गया है।
उन्होंने बताया कि करीब 2 दर्जन चोरों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। श्री रंजन ने बताया कि इस गिरोह की पहचान गुलगुलिया गैंग के रूप में की गई है, जिनके तार बिहार, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई, और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो फिर इनसे जो है तो अनैतिक व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में SIT में लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से कुछ बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन कई बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 132 किलोग्राम गांजा और 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। पालकोट थाना क्षेत्र के दतली डैम के पास में चेक नाका लगाया गया और एक एक करके कई गाड़ियों को चेक किया गया। सूचना का सत्यापन सही ढंग से किया गया और कुछ गाड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें एक हुंडई की गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो है। दोनों गाड़ियों से तकरीबन 132 किलो 132 केजीज गांजा बरामद किया गया है। इसमें 4 अपराधी जो थे उसके साथ में पाए गए, जिनको अरेस्ट किया गया है। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के ओरसापाट गांव के पास बंगलादारा घाटी में कल बस पलटने से उस पर सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार बस पर सवार लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से महुआडांड प्रखंड के लोद गांव एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआडांड और निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल 30 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। जमशेदपुर से अगवा युवा उद्यमी का पता 5 दिन बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई है। इस घटना के बाद से शहर के उद्यमी और व्यवसायी दहशत में हैं। इसे लेकर कल सिबुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इस कठिन समय में पीड़ित व्यवसायी के साथ पूरा चैम्बर परिवार मजबूती के साथ खड़ा है। जो है वो जल्द से जल्द कैरम गांधी को सकुशल वापस लेके आएंगे। और हम लोग यहाँ पर ये चर्चा भी यही की है कि हम लोग सभी ये प्रे करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो सकुशल हो और प्रशासन को इतना शक्ति दे ईश्वर कि वो सकुशल जो है वो कैरम गांधी को उनके परिवार के समक्ष लाकर। अगर इरादे बुलंद हो और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो गरीबी और अभाव कभी रास्ते की बाधा नहीं बन सकते। ऐसे सच कर दिखाया है कोयलांचल धनबाद के पथराकुली के रहने वाले ओम प्रकाश तिवारी ने। धनबाद की पथराकुली की गलियों में आज जश्न का माहौल है। यहाँ रहने वाले ओम प्रकाश तिवारी ने जेपीएससी सीडीपीओ परीक्षा में 31वां स्थान प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। यह सफलता केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि सालों के कड़े संघर्ष और पारिवारिक बलिदान की जीत है। ये जो मेरी छोटी सी उपलब्धि है, इसके पीछे जो है मेरा पूरा परिवार, मेरे स्वर्गीय माता जी, मेरी स्वर्गीय नानी जी, मेरे पिताजी और मेरी सभी छोटी बहनें जो है अथक रूप से लगातार मुझे जो है सपोर्ट करती रही। मेरे असफलताओं में जो अवसाद होता है उनको उन्होंने हमेशा जो है पॉजिटिव
वे में मुझे सपोर्ट किया। हमेशा जो है, हमेशा जब मैं घबराता था तो उन लोगों ने हमेशा जो है अपना जो है सपोर्ट हमें मुझे प्रदान करती रही और लगातार असफलताओं से जूझते हुए मैंने अपने जीवन में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना जो है अपीयरेंस दिया। मैंने समग्र रूप से कहा जाए तो मैं 7 मेंस और 6 इंटरव्यू अपीयर कर चुका। ओम प्रकाश का सफर कांटों भरा रहा। मां के देहांत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा तो पिता नैना तिवारी ने मजदूरी और दूध बेचकर बेटे के सपनों को जिंदा रखा। वहीं उनकी 3 छोटी बहनों ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर एक छोटा कोचिंग संस्थान चलाया ताकि बड़े भाई की पढ़ाई में पैसे की कमी आड़े न आए। बहुत खुशी हो रहा है जान के कि आज भाई मतलब जो हम लोग चाहें, मम्मी चाहिए, मम्मी तो फिलहाल अभी नहीं अब है इस दुनिया में, स्वर्गवास हो गई हैं, लेकिन उनका सपना था, बड़े बेटे थे उनके कि मेरा बेटा मतलब कुछ बने। हम लोग बहुत गरीबी में थे तो उसको शुरू से सपना था तो वो भी संघर्ष करती थी। फिर मेरी बहन लोग यहाँ तक कि हुआ बहुत मदद की, वो लोग अपने पढ़ाई को रोक के और जो भी इनकम आता था वो लोग कोचिंग करवाती है। तो उस पैसे से अपने भाई को चाहिए कि कभी उसको दिक्कत ना हो। इसका शुरू से सपना था कि कोई सरकारी जॉब अच्छा ऑफिसर के रैंक पे लेना है। ओम प्रकाश तिवारी की कहानी उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है जो संसाधनों के अभाव में हार मान लेते हैं। यह जीत साबित करती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वाकई ओम प्रकाश तिवारी और उनके परिवार की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का साथ और खुद पर भरोसा हो तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना नामुमकिन नहीं है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी और वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। मणिपुर में 14 से 18 जनवरी तक चली इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने तीरंदाजी और वुशु में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 14 पदक जीतकर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। झारखंड की प्रिया महली ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मोचन बल एनडीआरएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2006 में इस बल की स्थापना हुई थी। हर आपदा अपने पीछे विनाश छोड़ जाती है, लेकिन उस आपदा से पार पाने के लिए वर्दी में सजे ऐसे नायक सामने आते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में हर एक जान बचाने के संकल्प को पूरा करते हैं। आज जब एनडीआरएफ अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, तब पूरा देश इस बल को सलाम करता है, जो तब पहुंचता है जब उम्मीदें टूटने लगती हैं। 19 जनवरी 2006 को स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। भीषण प्राकृतिक आपदाओं से मिले सबक ने ये साफ कर दिया था कि भारत को आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष और त्वरित प्रतिक्रिया बल की जरूरत है। बाढ़ हो या चक्रवात, भूकंप हो या औद्योगिक दुर्घटनाएं, आज की तारीख में एनडीआरएफ भारत की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। अत्यधिक प्रशिक्षित, आधुनिक उपकरणों से लैस और हर समय तैयार एनडीआरएफ की टीमें अक्सर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती हैं। सबसे कठिन हालातों, उफनते सैलाब और मलबे के पहाड़ के बीच एनडीआरएफ के जवान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हर अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ होती है और बचाई गई हर जान एक जीत। साल दर साल एनडीआरएफ ने देश भर में आई बड़ी आपदाओं के समय अहम भूमिका निभाई है। हजारों जानें बचाई हैं और त्रासदी के बाद जनजीवन को फिर से बहाल करने में मदद की है। बदलते हालात और नई चुनौतियों के बीच एनडीआरएफ लगातार खुद को विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का साथ मिला तो एनडीआरएफ को क्षमता निर्माण, आधुनिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण में मदद मिली। केंद्र सरकार के प्रयासों ने एनडीआरएफ को देश भर में बड़े और जटिल आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया है। एनडीआरएफ के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश को भरोसा है कि जब भी आपदा आएगी तो एनडीआरएफ की टीम जरूर आएगी, क्योंकि एनडीआरएफ के लिए सेवा पहले सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प और एक मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ कर्मियों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर हम उन सभी पुरुषों और महिलाओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिनका प्रोफेशनलिज्म और पक्का इरादा मुश्किल समय में सबसे आगे रहता है। जब भी कोई आपदा आती है, एनडीआरएफ के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं और सबसे मुश्किल हालात में भी जान बचाने, राहत देने और उम्मीद जगाने के लिए बिना थके काम करते हैं। उनकी काबिलियत और कर्तव्य निष्ठा सेवा के सबसे ऊंचे मानकों की मिसाल है। पिछले कुछ सालों में एनडीआरएफ आपदा की तैयारी और बचाव के मामले में एक मिसाल के तौर पर उभरी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गुमला जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जिले में संचालित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बसिया और आश्रम विद्यालय में नामांकन दाखिला के लिए इस बार 2 प्रकार की परीक्षा का आयोजन करने का निर्देश है। आगामी 8 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल वर्ग 6 में नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरे जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका मतलब एडवर्टीजमेंट भी दे दिया है। और इसमें हमारे जितने भी प्रखंड हैं, प्रखंड में जो हमारे बीडीओ साहब हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं और हमारे प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और जिला कल्याण कार्यालय से आवेदन का वितरण किया जाएगा। और हमारे यहाँ अभी के डेट में केवल एकमात्र एकलव्य आवासीय विद्यालय बसिया में है। उस विद्यालय के नामांकन के लिए हम लोग फॉर्म का अप्लाई करवाएंगे। एग्ज़ाम उसका निर्धारित किया गया है। 8 मार्च 2026 को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उसके बाद जो हमारा अन्य आवासीय विद्यालय हैं जो कि कल्याण विभाग के द्वारा सीधे संचालित हैं और आश्रम विद्यालय है, तो इन विद्यालयों में क्लास 6, 7 और 8 में नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और चलिए अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से देखते हैं फटाफट अंदाज में। खूंटी उपायुक्त ने अफीम की खेती विनष्टीकरण को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में 20 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक विशेष मुहिम चलाकर अवैध अफीम की खेती चिन्हित कर विनष्टीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गिरिडीह समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर जिले में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया। इसका उद्देश्य जिले के सभी लोगों का जन्म मृत्यु निबंधन 100% करने की कोशिश है। रांची उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में सभी कर्मियों के साथ ऑल हैंड बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने कर्मचारियों के साथ सीधा संवाद करते हुए उनकी मांगों पर की गई प्रगति की जानकारी साझा की। धनबाद समाहरणालय में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तरीय पीएमयू में कार्यरत कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार के संबंध में बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के साथ विभिन्न आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी होने के संबंध में ओरिएंटेशन एग्जाम लेने हेतु निर्देशित किया। पाकुड़ उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी में मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा का है पूरा प्रावधान। कांग्रेस भ्रम फैलाकर देश को कर रही गुमराह। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आज से होगी शुरू। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल उद्योग जगत के प्रमुखों को निवेश के लिए करेगा आमंत्रित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज होगा नामांकन। दुमका में 2 फरवरी को मनाया जाएगा झामुमो का 47वां स्थापना दिवस।
और रांची पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 12 बच्चे बरामद। गुमला में 4 गांजा तस्कर पकड़ाए। 132 किलोग्राम गांजा बरामद।